सापड़ा। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज उस विषय पर बात करनी है जिस पर बात होनी नहीं चाहिए थी। होनी इसलिए नहीं चाहिए थी कि ये परिस्थिति बननी ही नहीं चाहिए थी। ये देश इस बात पर गौरवान्वित रहता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर दुनिया को सीखना है, समझना है कि एक सफल लोकतांत्रिक व्यवहार कैसे होता है, तो वो भारत को देखकर जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसे हम बताते नहीं अगाते, अर्थात देश की संसद, उस संसद के महत्वपूर्ण सदन लोकसभा में अविश्वास के हालात हैं। और ये अविश्वास के हालात सरकार के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ये अविश्वास के हालात पैदा हुए हैं लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। लोकसभा का अध्यक्ष का पद बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी सदन हो, उसमें सभापति की भूमिका को लेकर एक निष्पक्षता की उम्मीद रहती है। अमूमन सदन में अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास जाता है, पर इसके बावजूद भी एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अपेक्षा रही कि सभापति के पद पर आने के बाद वह शख्स दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की गरिमा बनाए रखते हुए पक्ष और विपक्ष के बीच में संतुलन स्थापित करेगा, एक पंच के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और पंच की भूमिका के तहत अपने आचरण से परमेश्वर कहलाने के संदर्भ में जो कहानी पढ़ाई और बताई जाती है उसे चरितार्थ करते हुए दिखेगा। लोकसभा में अब तक तकरीबन 17 अध्यक्ष हुए हैं, जीवी मावलंकर से लेकर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक। देश का 75 साल का लोकतांत्रिक इतिहास है। इस लोकतांत्रिक इतिहास में 3 बार ऐसे मौके आए जब सदन ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास जताने की चेष्टा की, लेकिन तीनों ही प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाए। अमूमन इन प्रस्तावों को स्वीकार करने लायक बनाने के लिए जो समर्थन चाहिए था नियम के तहत, कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर का, वो भी नहीं मिलता था। लेकिन अब कहानी उलट गई है। आज लोकसभा के महासचिव को विपक्षी सांसदों के द्वारा हस्ताक्षरित एक अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया है, जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ 118 सदस्यों के इस पे हस्ताक्षर हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे उन्होंने 4 कारण गिनाए हैं। जो ये 4 कारण हैं, उनमें सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ना बोले जाना शामिल है। इसके अलावा 3 और कारण भी बिंदुवार बताए, जिनमें 8 सांसदों के निलंबन को लेकर आपत्ति जताई गई है। उनके इस कथन पर भी बहुत ज्यादा नाराजगी जताई गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्होंने सदन के नेता अर्थात देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी तरफ से आग्रह किया कि सदन में कुछ भी अवांछनीय हो सकता है, कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कुछ भी गलत किया जा सकता है, इसलिए आप कृपया सदन में ना आए। इसको सीधे तौर पर सदस्यों के प्रति अविश्वास जताए जाने वाला और शरारतपूर्ण विपक्ष ने करार दिया है। तो कुल मिला के इसका कमोबेश लब्बो-लुआब ये है कि अब ओम बिरला सदन में आना छोड़ दिए हैं। जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह अध्यक्ष के तौर पर पीठासीन नहीं होंगे। सूचनाएं ये आ रही हैं कि इस प्रस्ताव पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो 9 मार्च को चर्चा होगी। 9 मार्च का समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस सत्र का प्रथम चरण 13 फरवरी को ही समाप्त होने जा रहा है। जिस प्रकार का संख्या बल है, उसमें यह दूर की कौड़ी लगता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाएगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह बात है कि यहां तक नौबत क्यों आ गई। परस्पर अविश्वास की खाई यहां तक चौड़ी कैसे हो गई। जिस सभापति के ऊपर विपक्ष को संरक्षण रखने का अपेक्षा की जाती है, उस विपक्ष को इस कदर अविश्वास सभापति के संदर्भ में क्यों हो गया है, ये सवाल है। क्या ओम बिरला अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले कहीं ज्यादा पक्षपातपूर्ण आचरण कर रहे हैं? क्या ओम बिरला ने उस मर्यादा को लांघ दिया है जो अध्यक्ष के तौर पर उनसे अपेक्षित है, या हताश विपक्ष अपनी निराशा को इस माध्यम से व्यक्त करने की कुचेष्टा कर रहा है? सवाल महत्वपूर्ण है। इसी के विभिन्न बिंदुओं को आज हम इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद ही नहीं है,
उसको लाकर विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है, और क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के परस्पर अविश्वास की कलई खुल जाने का तो अंदेशा नहीं है। विपक्ष के पास तकरीबन 235 की सदस्य संख्या है, 545 सदस्य लोकसभा में। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को 235 सदस्यों का भी समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि हस्ताक्षर करने के संदर्भ में भी कुल 118 सदस्य जुट पाए। तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास जताते जताते कहीं देश के सम्मुख ये तो जाहिर नहीं होगा कि विपक्षी सदस्यों में परस्पर ही विश्वास नहीं? ये सवाल भी जहन में आता है। तो आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस गंभीर विषय का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता हैं। वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। हमारे साथ में सुमित मेहरोत्रा जी हैं। तृणमूल कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में हस्ताक्षर करने वालों में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है ये हम समझना चाहते हैं, क्योंकि जब सदन में बातचीत हो रही थी उस समय पर ओम बिरला के खिलाफ टीएमसी के सांसद भी मुखर होकर बोल रहे थे, पर वह इस अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा अभी तक तो नहीं बने। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। संख्या बल का अभाव होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव का जोखिम क्यों कांग्रेस ने उठाया है लाने का, यह हम उनसे ही समझना चाहेंगे। और इन सब के बीच इस अविश्वास प्रस्ताव के मायने, संदेश और देश की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी। आप सभी का स्वागत है। हम डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से करेंगे, पर उससे पहले 3 बयानों को देखना और सुनना चाहेंगे, जिससे हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बार सुनिए। मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने में तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरीबा बहुत गिरा चुका है। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? You have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। यानी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब वो कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। उसके बाद सफाई। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, बात यहीं से शुरू करते हैं। आप तो प्रस्ताव लाने में भी सफल न रहे एकजुटता दिखाने के रूप में। 118 सांसद, 235 की विपक्षी दलों की सदस्य संख्या। क्या कहते हैं आप अपनी इस नाकामी पर, अपनी इस प्रारंभिक असफलता पर? सब नमस्कार। बेसिकली जो है 50 सांसदों की ही जरूरत होती है प्रस्ताव को लाने के लिए, और उस हिसाब से यदि 118 सांसदों का संख्या बल है तो आप समझिए कि 2 गुना से भी ज्यादा, लगभग 2.25 गुना, 2.5 गुना के करीब है। ये दर्शाता है कि शुरुआत में जब अविश्वास प्रस्ताव की प्रस्तावना दी गई है तो उसमें ही कितने सांसद जो है इस पक्षपाती जो स्पीकर हैं, जिन्हें अपने ही धर्म, लोकतांत्रिक धर्म का, मर्यादा का उन्हें एहसास नहीं है,
जिस तरह लगातार, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस सदन में इन्होंने इस सेशन में किया है, पहले से भी जिस तरह लोकतंत्र पर जो भरोसा होना चाहिए उस भरोसे को कहीं ना कहीं वो बार बार तार-तार करते हैं। लोकतांत्रिक निष्पक्षता एक स्पीकर से आशा की जाती है, लोकतांत्रिक पारदर्शिता की आशा की जाती है और जवाबदेही की आशा की जाती है। मुझे लगता है वर्तमान जो स्पीकर है, पिछले टर्म में भी और इस टर्म में भी जिस तरह से निलंबन की प्रक्रिया अपनाई है विपक्षी सांसदों के लिए, और जिस तरह एक पक्षीय होकर के हर मुद्दे पर सरकार का मैंने एक तरह से भक्ति दिखाते हैं, मुझे तो नहीं कहना चाहिए कि वो अंधभक्त है, पर जो उनकी प्रक्रिया और उनका जो व्यवहार है, वो व्यवहार कहीं से भी एक निष्पक्ष स्पीकर का जो प्रावधान संसदीय प्रक्रिया में संवैधानिक दर्जे के तहत है, उसका वो निर्वहन नहीं करते। तो हमारी पार्टी ने, विपक्ष के सांसदों ने, सभी लोगों ने मिलकर के जरूर ये बात रखी है कि कम से कम देश की जनता के सामने इनका जो धर्म है उस धर्म का एहसास कराया जाए, इनके धर्म के बारे में कम से कम पार्लियामेंट में चर्चा हो। अविश्वास प्रस्ताव के कई सारे मायने हैं, उसमें से एक मायने भी है, पूरे सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। जब वोटिंग होगी उस समय स्पष्ट होगा कि कितने सांसद इनके साथ विश्वास। एक बार बताओ, जब आपने इस संदर्भ में हिसाब लगाकर हमें बताया कि देखो इस प्रस्ताव को देने के लिए 50 सांसदों की जरूरत होती है, हमने तो 118 का दे दिया, मतलब हिसाब है ना आपके पास में, तो इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए सदन में 273 सदस्यों की जरूरत होती है। अगर सारा दमखम भी लगा लो तो 235 पे आके ठिठक जाते हो, तो फिर लेकर क्यों आए? जब हिसाब इतना ही था गणित का आपके पास में, तो फिर जाके किस लिए लाए भाई? डॉक्टर साहब, आप विद्वान पत्रकार हैं, गणित से ही यदि सब चीज चलता तो फिर गणित के हिसाब से वाकई हम प्रतिपक्ष में हैं, तब तो फिर हमें कोई बात नहीं रखनी चाहिए थी। पार्लियामेंट की कोई प्रक्रिया में जैसे दबाएं वैसे हमको चुप हो जाना चाहिए, जो कहे स्पीकर साहब वही बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ गणित से नहीं चलता, लोकतंत्र में दर्शन का भी एक महत्व है, और वो दर्शन है संवैधानिक दर्शन जो संविधान में प्रदत्त है। उसके तहत जो प्रक्रिया अपनाई गई है, यदि उस पर कोई विश्वासघात कर रहा है तो बेशक संख्या एक की ही क्यों ना हो, मैं जेस मिल के उस विचार से सहमत हूं कि एक भी आवाज यदि आपको लगती है कि वो गलत है तो उसको उठाना चाहिए। यदि वो गलत होगी तो पब्लिक डोमेन में जाएगी, उसका करेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं सुनीता जी के पास आऊं, उससे पहले थोड़ा सा ये बताइए ना, ओम बिरला जी ने क्या गलत कर दिया भाई? नियम के अनुसार सदन चलाने की कोशिश करना क्या गलती है? राहुल गांधी की मनमानी को ना मानना क्या गलती है? क्या प्रधानमंत्री की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना गलती है? क्या कांग्रेस सदस्यों के अमर्यादित आचरण पर आपत्ति जताना गलती है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से चिंतित होकर गलती कहां हो गई ओम बिरला जी से जो आपको इतना लगा? डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि यही सबसे बड़ी उनकी गलती है कि यदि उनको लगता है कि सदन उनके हिसाब से असुरक्षित है, लोकसभा में यदि सदन नेता जो होता है वहां का प्रधानमंत्री होते हैं, यदि वो सुरक्षित नहीं है तो इनको तो पहले भी इन पर अविश्वास है, इनको तो खुद ही भरोसा नहीं है, इन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस सदन के मालिक है वहां इनकी प्रक्रिया और इनके अधिकार क्षेत्र में स्वयंभू संप्रभु संसद माना जाता है, और संसद में ही यदि कोई मेंबर सुरक्षित नहीं है, वो भी देश का सदन का नेता सुरक्षित नहीं है, और इस तरह की अफवाहें इनको पीएमओ से कहा गया और फैलाए, सच्चाई यही है उस दिन तक कोई चर्चा नहीं थी। यदि कोई ऐसी असुरक्षा के भाव थे तो उसी समय इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी उन सांसदों पर। वो जो महिला सांसद है जिन पर आक्षेप लगा रहे हैं, महिला शक्ति को कहीं ना कहीं से ये दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी का कहना है, डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है कि इन्हें तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पर मैं सुनीता दिग्दुल जी के पास आता हूं, और सुनीता जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितनी खुश हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के आने से? क्या आपको नहीं लगता है कि जो प्रस्ताव भाजपा को लाना था अच्छा हुआ वो काम कांग्रेस या विपक्षी दलों ने कर दिया? देखो, नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में तो छवि ये रही कि उनके रहने से देश की सीमाएं तक सुरक्षित है। वो इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इतने सक्षम नेता हैं, इतने दमखम वाले नेता हैं कि दुश्मन देश या कोई भी बुरी ताकतें इस देश को नकारात्मक निगाह से नहीं देख सकती। पर ओम बिरला तो कमाल ही निकले। उन्होंने बताया कि अरे सीमाओं की बात छोड़ो,
देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है ना, उसका जो सदन है लोकसभा, उसमें भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आप आओ ही मत। क्या कहती हैं सुनीता जी? विपक्ष को ज्यादा देखिए, परेशान किया ओम बिरला जी ने या सत्ता पक्ष को? आपने भी जो विस्तार से सभी आदरणीय, चाहे हम किरण रिजिजू की बात करें या कि एलओपी की बात करें, उन सब की मैंने भी बात सुनी। मुझे ये लगता है कि विपक्ष जो है वो आज इस हद तक, इस स्तर तक जो है वो नीचे गिर चुका है कि उनके सभी धरने प्रदर्शन जो है वो सब फ्लॉप हो गए हैं। तो अब वो दर्शन की बात करने लगे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है, देखिए जो 2019 से लेकर और 2024 तक जब मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस गरिमामयी संसद के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, तो मुझे लगता है कि अब से पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जिस तरीके से हमारे स्पीकर साहब ने, माननीय ओम बिरला साहब ने, महिलाओं को, हर महिला को उन्होंने ये कोशिश की कि वो चाहे किसी भी रूप में अपना पार्टिसिपेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दर्ज कराए। और मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी समय में ये कहा था कि जब वो पहली बार सांसद बने थे तो उनको पूरे के पूरे 5 वर्ष का जो उनका काल था, वो कार्यकाल था, उस समय में आप देखिए कि वो केवल 1 या 2 बार ही बोल पाए। और ऐसे उसमें मुझ जैसे बिल्कुल एकदम नए जो सांसद के तौर पर पार्लियामेंट में अंदर में गए, और इतना मौका अगर आप निकाल के देखें उसके अंदर, इतना मौका जो है वो हमारे स्पीकर साहब ने दिया महिलाओं को। और ये बात करते हैं कि महिलाओं की वो खिलाफ हैं या कि महिलाओं के बारे में इस तरह की वो टिप्पणी करते हैं या कि महिलाओं के बारे में इस तरह की बात वो रखते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है आज बिल्कुल अपना आधार खो चुका है और उनको मालूम नहीं है सुनीता जी, कि इतना ये सरल मामला नहीं है। आपको बोलने का मौका दिया इसलिए ओम बिरला जी अच्छे हो गए। जो मुद्दा है वो मुद्दे 2-3 बहुत स्पष्ट है देश के सम्मुख। ओम बिरला जी का बाकायदा स्टेटमेंट है सुनीता जी कि प्रधानमंत्री जी के साथ में कुछ भी अप्रिय घटित हो सकता था और कांग्रेस की महिला सांसदों के द्वारा हो सकता था। आप इत्तेफाक रखती हैं कि क्या कांग्रेस की महिला सांसद इस तरीके का कोई अप्रिय व्यवहार कर सकती है? और क्या आप मानती हैं कि नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसी कमजोर शख्सियत है जो लोकसभा में सुरक्षित नहीं रह सकती? यही आकलन किया आपने अपने नेता का, या आप ओम बिरला जी की इस बात से आपत्ति रखती? एक पहला सवाल। दूसरा, विपक्ष को इस बात पर शिकायत है कि ओम बिरला सदन में सभापति के भूमिका निभाने के स्थान पर सत्ता पक्ष के लिए ढाल बनने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर मुंह से आवाज ना निकली तुरंत आपत्ति जताने लगते हैं, विषय से बाहर के संदर्भ में टिप्पणियां करते हैं, और वहीं भाजपा के सांसद पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर आए बाएं शायद कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या कहती है सुनीता जी? ओम बिरला जी सत्ता के साथ खड़े होने के चक्कर में सत्ता का ही नुकसान करते रहे। हिमांशु जी, जो ओम बिरला जी हैं, उन्होंने हमेशा नियम, कायदे, कानून के हिसाब से जो है वो संसद चलाई। चाहे हम पिछले सत्र की बात करें, चाहे हम पिछले जो 2019 से लेकर 24 की थी, और चाहे हम 24 ऑनवर्ड्स की बात करें, उन्होंने हमेशा जो है कायदे, कानून से और नियम से संसद को चलाने की कोशिश की है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये केवल क्योंकि आज जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा किसी तरह का नहीं रहा है, तो इसलिए वो ये ढूंढ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कि किस तरह से संसद के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। आपको मालूम है कि उनके पास संख्या नहीं है, आपको मालूम है कि यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वो औंधे मुंह गिरेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आज अपना धरातल पे वो आधार खो चुके हैं, तो एक बहाना वो ढूंढ रहे हैं। और ये बहाना उन्होंने ये बनाया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है माननीय हमारे स्पीकर साहब के खिलाफ जो लेकर आ रहे हैं। और आप तो सदन की हिस्सा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, संख्या बल नहीं होता है। अटल जी भी लेकर आए, आडवाणी जी भी लेकर आए, सुषमा स्वराज भी लेकर आए। उन्हें पता होता था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते थे। तो जितना नासमझ विपक्ष आज है, उतना ही अटल जी, आडवाणी जी और सुषमा जी भी रहे जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते थे। मैंने आपको हिमांशु जी जैसे पहले भी कहा है कि चाहे आप किसी मुद्दे को लेकर देख लें, कि जब इनको लगता है कि इनकी आम जनमानस के अंदर दाल नहीं गलती है, तो वो इस तरह की कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं कि जिससे ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाए। क्योंकि आज सबका ध्यान इस बात की तरफ है कि हमारा देश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से, आप देखिए कि वैसे कैसे वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो चूर चूर हो रही है, चारों तरफ जो है वो डामाडोल हो रही है, लेकिन फिर भी
फिर भी आप इतने बड़े देश में अगर हमारा सिस्टम जो है सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, हमारा किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का कोई जो है इस तरह का हमारा कोई मतभेद या भेदभाव नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ा अगर किसी का योगदान है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कूटनीति का और उनकी सूझबूझ का है। ये चीज इनको किसी भी तरीके से पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो करना ही है। तो इसलिए इनको ये लगा कि क्यों ना ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्पीकर साहब के खिलाफ लाया जाए। इस बहाने उनको, क्योंकि 94 आर्टिकल 94 के तहत ए, बी और सी 3 तरीकों से जो है, या तो जो भी स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो वो सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो नहीं है तो वो वेकेट होता है, या फिर वो अपने हाथ से लिख के रिजाइन कर दे तब होता है 94 बी में, और या फिर 94 सी में जो है इस तरीके से रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो मुझे ये लगता है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए कि इसमें जो है सबके सब पूरा जनमानस जो है वो ये देखे कि किस तरीके से स्पीकर साहब के खिलाफ हम लोग जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। अरे वो स्पीकर साहब, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी 80 वर्ष की एक मेंबर पार्लियामेंट जो थी, उनको स्पेशल ये कहा कि चाहे आप लिखा हुआ पढ़ें लेकिन आपको भी अपनी उपस्थिति जो है वो पार्लियामेंट में जरूर दर्ज करानी है। तो महिलाओं के इतना जो है उनको इतना ख्याल रखने मतलब वाले जो और नेता महिला- प्रतिपक्ष को ना बोलने दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 80 वर्षीय महिला को बोलने दिया इसलिए ओम बिरला जी स्वीकार हो गए, ऐसा कहना है सुनीता जी आपका? एक बात बताइए हिमांशु जी, कब एलओपी को कब आप देखिए, जब से जो है 2024 से जो है वो सेशन चलता है, एलओपी को कब मना किया जाता है? एलओपी अपनी बात रखते हैं। आप ये देखिए पिछली बार किस तरीके से उन्होंने कभी जो है यहाँ से कोई तस्वीर निकालते हैं, कभी वहां से कोई तस्वीर निकालते हैं। वो एक तरीके से आप ये देखिए कि एक संजीदा तरीके से अपनी बात रखने की बजाय जिस तरीके से उठपटांग तरीके से और मजाक के तौर पर वो है पार्लियामेंट को, संसद को लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे उसमें तो टिक्का टिप्पणी करना जो है वो सभापति। अच्छा, राहुल गांधी कहां से तस्वीर निकाल दो, कैसे अगंभीर तरीके से बात करते हैं। निशिकांत दुबे जी ने जिस तरीके से बोला उससे आप कितना प्रभावित हुई, कितना आपके मन को भाया, कितना आपका मन आनंदित हुआ सुनीता जी? हिमांशु जी, मैं तो केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि संसद के अंदर चाहे कोई भी सांसद क्यों ना हो, कोई भी मेंबर क्यों ना हो, सबको जो है वो संसद की गरिमा का पालन करना चाहिए, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं। आपके हर किसी मूवमेंट के ऊपर पूरे देश की नजर होती है। तो ऐसे उसमें, और खासकर एक सांसद जो है वो कम से कम भी 18 से 19 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप पूरे, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो ऐसे उसमें मैं तो देखिए मेरी है कि कोई भी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर किसी का दायित्व ये बनता है कि हम बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से जो है संसद के अंदर अपनी बात को सुनीता रखें। जी का मानना है कि संसद में सांसदों का आचरण गरिमापूर्ण होना चाहिए। ओम बिरला जी के संदर्भ में वो मानती हैं कि वो बेहद संजीदगी के साथ और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई का संचालन लगातार करते आए हैं, और विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव मुद्दा विहीन होने के कारण लाया है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सरकार की उपलब्धियां उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे बीच में सुमित मेहरोत्रा जी है, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। समझना मुश्किल हो जाता कि तृणमूल है किसके साथ, सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ। तो सुमित जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता जब सदन में बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि ओम बिरला से तो सबसे ज्यादा नाराज टीएमसी है, पर आज जब अविश्वास प्रस्ताव में 118 सांसदों के हस्ताक्षर देखे तो उसमें सब दिखे, पर टीएमसी का कोई सांसद नहीं दिखा। हमने कहा पूछ ले सुमित जी से, क्या हुआ, मन बदल गया क्या? ओम बिरला की निष्पक्षता पर भरोसा आया टीएमसी को, है क्या सुमित जी? नहीं हिमांशु भाई, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग विपक्ष में है। अगर हम लोग विपक्ष में है कि आपने कह दिया कि साहब आप भाजपा के साथ में चले गए, क्या आपका मन बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग भी साथ में है, विपक्ष पूरा एक साथ में है। 118 है, अभी अगर जरूरत लगेगी तो हम लोग भी साइन करेंगे, ऐसा नहीं है। पर जिस तरीके से आज देश के हालात बनते चले जा रहे हैं, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे लोकसभा के बाहर हो, चाहे देश की बात हो, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना होगा कि आज जिस तरीके से निर्माणा जी की बात हो रही है, आपके स्टेफन फाइल्स की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, तो अभी सांसद जी बोल रही थी बड़ा मान बढ़ाया है, यही नाम बढ़ाया है कि इतने नाम चर्चाओं में आ रहा है, उसके बावजूद आपको एक हमारे पुराने लोगों के फोटो निकाल के लेकर के आने पड़ रहे हैं। अभी इनके बिहार के
मंत्री हैं वो दिखा रहे थे, जिस तरीके से फोटोएं दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस की कि देखिए अय्याशी कर रहे थे, ये गलत। ये आप तो ये कह रहे हैं कि चोर, ये साहब मैं तो चोर नहीं हूं, ये पुलिस वाला चोर है, ये तो मेरे पर आरोप लगा रहा है। तो आप अपना आरोप बचाने के लिए कि मेरे पर आरोप जो लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, वो लगता था 2%, 2.5% या 14 से पहले भी अगर आप देखेंगे हिमांशु भाई तो 3% तक का डायरेक्ट रहा है। और आज देखिए आप 50% से घटा करके देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा साहब मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, चलिए लीजिए, मैं आपके 18% कर दे रहा हूं। पर उन्होंने अभी भी इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उन्होंने कहा आप ये भूलिएगा मत, अगर आपने रूस से अभी भी समझौता कायम रखा तो मैं ये 18 से और आगे ले जाऊंगा। ये देश का मान बढ़ाया है, ये देश का मान बढ़ रहा है। किस तरीके का मान बढ़ रहा है आप देखिए। मणिपुर में अभी हम सरकार पर थोड़ा कम बातचीत कर रहे हैं, हम तो ओम बिरला जी, तृणमूल कांग्रेस का क्या मानना है? ओम बिरला जी क्या एक निष्पक्ष सभापति के तौर पर व्यवहार नहीं कर रहे? क्या ओम बिरला जी अध्यक्ष की मर्यादा के अनुसार आचरण नहीं कर रहे? या आपका मानना है कि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ने गलती की है? खबर ये आ रही थी कि तृणमूल कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखता इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ। उसका मानना था कि एक पत्र लिखना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष अगर 2-3 दिन में उसमें कोई कार्रवाई कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे। थोड़ा बताइए ना आपका क्या मानना है ओम बिरला जी के आचरण को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर? हिमांशु भाई देखिए, सबके सामने कोई हमसे कोई चीज छिपी नहीं है, आपसे भी छिपी है। जो उनका आचरण है वो दिखाई पड़ रहा है, तभी तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? कि अगर आप विपक्ष के नेताओं को संसद के अंदर नहीं बोलने देंगे, जिस तरीके से इनके संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा है कि राहुल गांधी को अगर बोलना है तो लोकसभा के बाहर जाके बोले। क्यों भाई, चुने हुए सांसद हैं, संसद के अंदर मुद्दा को उठाने का आप रोकेंगे? ये तो एक तानाशाह हो गया। आप संसद के अंदर कुछ बोल नहीं सकते, आप किसी की चीज के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, आप माइक बंद कर देंगे। ये तो ओम बिरला जी का आचरण जो है बड़ा अच्छा है। तो फिर मेरा आपसे एक बार फिर यही सवाल है, जब आप ओम बिरला जी के तौर तरीकों से नाइत्तेफाकी रखते हैं, उनके आचरण को निष्पक्ष नहीं महसूस करते हैं, तो आज जब देश के सम्मुख संदेश देने की कोशिश विपक्ष कर रहा था तो तृणमूल कांग्रेस ने उस कोशिश में अपने आप को अलग क्यों रखा? क्या पश्चिम बंगाल के चुनावों में इससे कुछ नुकसान होने की उम्मीद है? क्यों तृणमूल कांग्रेस ने ये चाहा कि हम इस मुहिम का हिस्सा नहीं है? क्यों? मंशू भाई देखिए, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से चुनाव तो होगा, अच्छा होगा, हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, और जब चुनाव की तारीख आ जाएंगे, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी मैं आपके संग फिर से बैठूंगा, तब भी मेरी बात यही होगी। आप नोट कर लीजिए, जिस कहते हैं नंबर से हम लोगों ने पिछली बार सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा नंबर से हम लोग सरकार बना रहे हैं। हम लोग नहीं, वहां की जनता बनाने जा रही है। आज अगर आप देखें जिस तरीके से ओम बिरला जी का आचरण ऐसा है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, माइक बंद करा देते हैं, आप चुप जाइए, आप बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं? ये कौन सी भाषा होती है भाई? कौन सी भाषा है? आप सुने हुए सांसदों को आप इस तरीके से कहेंगे ओए बैठ जा, अभी नहीं बोलेगा? भाई आप स्पीकर हैं, आपको पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है, वरना अगर आप एक ही पक्ष का सुनेंगे तो आप नहीं तो ठीक है सुमित जी, आप मेरा सवाल है फिर से देश के सम्मुख कि तृणमूल कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? कौन सा भय या कौन सी सेटिंग आपकी थी जिसने आपको आज हस्ताक्षर नहीं करने दिए? इसका कोई जवाब आपके पास है? नहीं हिमांशु भाई पूरा विपक्ष एक है, इंडिया अलायंस पूरा एक है। जिस तरीके से कहते हैं क्या फूट पड़ गई है, कोई फूट नहीं पड़ी है, इंडिया अलायंस एक है, एक होकर के चुनाव लड़े, एक होकर के ही। इसका जवाब है नहीं कि साइन क्यों नहीं किए, पर उनका यह दावा जरूर है कि हम सब एक हैं। मैं आना चाहता हूं श्रवण जी के पास। और श्रवण जी, देश के 75 साल के इतिहास में चौथा मौका अविश्वास प्रस्ताव का, और लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में यह अविश्वास प्रस्ताव 39 साल के अंतराल के बाद आया है। 39 साल के अंतराल के बाद आने के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान मिलीजुली सरकार का बड़ा लंबा कालखंड रहा। एक दल अल्पमत में रहते हुए निरंतर सरकार में बने रहने की कोशिशों में रहे, पर अविश्वास प्रस्ताव की नौबत नहीं आई। अब आई। इस घटना को और इस घटना की वजह को लेकर आपका पत्रकारीय मन
क्या सोचता है और क्या महसूस करता है? घटना की वजह आपने बता दी है हिमांशु जी। जैसे हम पूरी संसद और पूरा देश अभी तक तो प्रधानमंत्री के अहंकार से लड़ रहा था। ये संसद में जो देखा देश ने वो ये था कि ओम बिरला के अहंकार से लड़ना पड़ रहा था। वो प्रधानमंत्री से बड़ा अहंकार हो गया था और इस मौके की जरूरत बहुत जरूरी थी। जिस तरह से स्पीकर विपक्ष के साथ दाहिनी ओर बर्ताव कर रहे थे और अपने बाईं ओर बर्ताव कर रहे थे, तो वो जो आरोप लगा है कि पार्टीजन मैनर में ब्लेटेंटली जिस तरह से कई मौकों पर विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देना, दूसरा राहुल गांधी को बोलने नहीं देना और लगातार उनका जिस तरह से अपमान करना, एक किस्सा नहीं है जिसके बारे में जो रिजोल्यूशन दिया गया है उसमें उल्लेखित किया गया है। तो ये एक जरूरी चीज हो गई थी और वो जरूरी चीज ये कि आप बताइए कि स्पीकर को कह रहे हैं कि उनको पुख्ता जानकारी थी कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। तो अगर स्पीकर को जानकारी थी लोकसभा के अंदर ये घटना हो सकती थी और महिला सांसद कांग्रेस की कर सकती थी, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मतलब स्पीकर के होते हुए अगर ये घटना हो सकती थी तो स्पीकर को अपने आप पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर पुख्ता जानकारी है, वो नामजद बात कर रहे हैं, तो उनको एफआईआर करना चाहिए। ये आपने कहा कि ये संसद के इतिहास में पहली बार, चौथी बार ऐसा हो रहा है। पहली बार मावलंकर जी के साथ हुआ, दूसरी बार सरदार हुकुम सिंह जी के साथ हुआ, तीसरी बार बलराम जाखड़ जी के साथ हुआ, फिर चौथी बार हमारे ओम बिरला जी के साथ हो रहा है। ओम बिरला जी इतिहास में अमर होने जा रहे हैं और ये जो चीज है ये बहुत जरूरी थी इसलिए होना कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का, आप तो कह रहे हैं ये चौथी बार एक घटना हुई है। भारत के संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देने के लिए नहीं आए, केवल इस कारण से कि वो स्पीकर ने उनको सलाह दी है। इससे शर्मनाक देश के संसदीय इतिहास में कोई घटना नहीं हुई है कि जो प्रधानमंत्री 56 इंच की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का जिम्मा जिनके ऊपर है, वो संसद का सामना करने से इसलिए डर जाते हैं कि स्पीकर दिए। तो आप बताइए कि देश को ऐसे स्पीकर की जरूरत क्यों होना चाहिए? जो आपने देखा ना, निशिकांत दुबे बोलते रहे और स्पीकर की जगह जो बैठे थे कृष्ण प्रसाद जी, उनको रोक नहीं पाए। और किस तरह की भाषा का इंदिरा जी के प्रति, जवाहरलाल जी के प्रति और वो एडवीना की किताब को लेकर जो दिखाते रहे, ये कौन सा महिलाओं के प्रति सम्मान है? और ये कौन सा महिलाओं के प्रति सम्मान है कि स्पीकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की महिला सांसद हमला कर सकती थी? तो ये जो कुल मिलाकर हुआ हिमांशु जी, इसमें प्रस्ताव पास तो होना नहीं है, कभी भी नहीं होगा, ये तय है। इन्होंने जो कहा 50 लोगों की जरूरत थी, नहीं 100 लोगों की जरूरत थी। जो मेरी जानकारी है वो 50 की जरूरत नहीं थी, 100 लोगों की जरूरत थी। ये भी इमेटीरियल है कि टीएमसी के लोग हैं या नहीं है, किस कारण से नहीं है। एक तरह का डर सरकार के, अब आप सोचिए कि स्पीकर उपस्थित नहीं होंगे पूरे समय, प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं होंगे कि उन पर हमला हो सकता है, स्पीकर उपस्थित नहीं होंगे। आप एक ऐसी संसद की कल्पना तो कीजिए कि जिसमें प्रधानमंत्री नहीं है, जिसमें ओम बिरला नहीं है।
आपको कोई याद आता है कि किसी स्पीकर, मतलब बलराम जाखड़ के बाद कोई ऐसा स्पीकर हुआ हो जिसने विपक्ष को बोलने नहीं दिया? इतने विपक्ष के लोग आए देखिए, 39। मैं श्रवण जी थोड़ा दूसरी बात करता हूं। क्या आप मानते हैं कि ओम बिरला अपने आप को सत्ता पक्ष के संरक्षक के तौर पर व्यवहार कर रहे थे, पर उन्होंने अपने आचरण से सत्ता पक्ष के लिए समस्या पैदा कर दी? इस बार आपकी कोई दृष्टि है क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये सत्ता पक्ष के संरक्षक के रूप में तो जिस दिन से आए हैं पहले दिन से व्यवहार कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्पीकर का निर्णय नहीं हो सकता अकेले का कि वो मना करे, क्योंकि मैं जो मानता हूं कि स्पीकर ने अपने ऊपर ले लिया पूरी की पूरी चीज को, कि बजाय इसके कि सत्ता पक्ष कहे कि प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते या नहीं बोलना चाहते, उसको स्पीकर ने अपने ऊपर लेकर एक बदनामी मोल ले ली कि वो जबरदस्ती उसमें आ गए आरोप के घेरे में, कि उनको कहना पड़ा कि मेरी सलाह पर नहीं आए। आप सोचिए कि स्पीकर की सलाह पर देश का प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए, ये अभूतपूर्व घटना है। हम इतने मैं देख रहा हूँ ये अभूतपूर्व घटना है। श्रवण जी का कहना है कि ओम बिरला ने पूरी बदनामी अपने ऊपर ले ली। एक सवाल और करना चाहता हूं, फिर मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगा। ओम बिरला का आचरण मर्यादा के अनुरूप नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है, पर सत्ता पक्ष का आरोप निरंतर यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, उनका आचरण नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं है, और जो राज्यसभा में सदन के नेता की भूमिका में है, जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे, 6 साल तक रहे, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा अबोध बालक की तरह व्यवहार करते हैं राहुल गांधी। क्या कहते हैं आप? जितनी आपत्ति ओम बिरला के आचरण को लेकर है, क्या श्रवण गर्ग जैसा वरिष्ठ पत्रकार राहुल गांधी के आचरण से भी कोई शिकायत रखता है, या आपको लगता है कि नहीं राहुल गांधी जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं? देखिए, नड्डा जी ने तो जो कहा बहुत ही शर्मनाक है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। और नड्डा जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आरएसएस को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान कर चुके हैं, वो तो आज तक कोट किया जाता है। नड्डा जी की बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए ये कौन तय करेगा? मतलब विपक्ष के नेता को कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री ने 97 मिनट का जो भाषण दिया राज्यसभा में, क्या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल था क्या वो? आप सोचिए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने विपक्षी सरकारों के खिलाफ, नेहरू परिवार के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जिस तरह की आप प्रधानमंत्री के भाषण का पर एक बहस कीजिए और उसमें निकालिए। मैंने पूरा भाषण उनका सुना 97 मिनट का। मुझे इतना ऐसा लगा कि 12 साल में पहली बार किसी नए प्रधानमंत्री को सुन रहा हूं मैं। आप मुझे कोई ऐसा भाषण राहुल गांधी का बता दीजिए जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह के भाषण में अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी अगर आक्रामक तरीके से पेश नहीं आए तो ये जो संसद है इसको पूरी तरह से निगल जाएंगे। ये जो सत्तारूढ़ दल है किसी को नहीं बोलने दें। आज ये राहुल गांधी के कारण जो इतना विपक्ष में जो ताकत आई है, जान आई है, कि वो आदमी डर नहीं रहा है। संसद के बाहर भी बोल रहा है, नरवणे की किताब पर आपने बोलने नहीं दिया संसद के अंदर, और कह रहे हैं कि आप बाहर जाके बोलिए संसदीय। मुझे ये बताइए हिमांशु जी कि राहुल गांधी को अगर कह रहे हैं कि आप संसद के बाहर जाकर बोल सकते हैं, तो फिर संसद की जरूरत क्या है? संसद को तो बंद कर देना चाहिए। ये श्रवण जी का मूलभूत प्रश्न है, लेकिन मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास आना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, करेंगे क्या? अविश्वास प्रस्ताव तो ला दिए, रणनीति क्या रहेगी? एक बार फिर देश विपक्ष का बिखराव देखेगा या विपक्ष की एकजुटता देखेगा? टीएमसी के सम्मान्य प्रवक्ता यहां पे बोल रहे हैं हम साथ हैं, पर वो कागज साथ का नहीं दिखा, और कागज में साथ ना दिखना ही चर्चा का विषय हो गया। अजय जी, तो कैसे जीतेंगे अपने साथियों का मन, कैसे जोड़ेंगे साथियों को? डॉक्टर साहब, जो मुद्दा है ये मुद्दा किसी पार्टी का सिर्फ नहीं, मैं मानता हूं ये विपक्ष का भी नहीं। इस देश के लोकतंत्र की कैसे मर्यादा बनी रहे
परंपराओं से सदन चलता है, वो परंपराएं कैसी बनी रहे, कैसे वहां संस्कार हो और कैसे वहां का सिद्धांत हो, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे साथी सहमत हैं। यदि कोई वहां पे जो एक होता है कि लगा दिया जाए, उसको सचेतक यदि वहां पे स्पष्ट कर दे कि भाई नहीं, आपको दायरे में रहकर वोटिंग करनी है, तो बात मजबूर हो जाएंगे वो, क्योंकि मेंबरशिप कोई खोना नहीं चाहेगा। पर इन मुद्दों से कोई व्यक्ति असहमत नहीं है कि रिमोट कंट्रोल से इस बार का लोकसभा अध्यक्ष जो है संचालित हो रहा है। पीएमओ के द्वारा ओम बिरला का आचरण नियंत्रित होता है, उनके निर्णय नियंत्रित होते हैं। कौन कब कितना बोलेगा, किसके भाषण को स्पंज क्या करना है, कौन कब आगे बात रखेगा, बिरला जी खुद कब हंसेंगे, किसे डांटेंगे, किसे निलंबित करेंगे, ये सारे के सारे जो सवाल है, इसका उत्तर जो है पीएमओ ही दे पाएगा, क्योंकि पीएमओ ने पूरी तरह से इनके मर्यादा पर भी, इनके व्यवहार पर भी, इनके विचार पर भी नियंत्रण रख लिया है। बोलते वक्त कब बीच में लय तोड़ना है विपक्ष के नेता का, सब के सब पीएमओ निर्धारित करता है। मुझे लगता है उनको कोई रिमोट से वहां से चलाता है और उसी हिसाब से करते हैं। संसद टीवी का हाल देख लीजिए, जब विपक्ष का नेता कोई संवेदनशील बात करता है तो टीवी किसको फोकस हो जाती है, ओम बिरला की तरफ हो जाती है, और लगातार उन्हीं के तरफ रहती है जब तक कि विपक्ष का नेता अपनी बात न रख ले। ये बताइए, नेता अपनी बात कह रहा है, कुल मिलाकर डॉक्टर अयोध्याय का मानना है कि देश देख पाएगा। क्या कहती है सुनीता जी, ओम बिरला जी के संदर्भ में सत्तारूढ़ दल अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाएगा? क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के सांसदों ने अगर अपना दमखम दिखाया होता तो ओम बिरला जी को ऐसी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता? सरकार का बचाव तो सत्तारूढ़ दल के सांसद कर सकते हैं ना। सदन के अध्यक्ष को इस भूमिका में आना पड़े, ऐसे विपक्ष के आरोप लगने की नौबत आ गई। क्या कहती हैं आप? जी, मुझे लगता है कि ये जो है उनके ऊपर जो जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। और अभी तो विपक्ष के पास मैं ये कहूंगी कि क्योंकि सत्ता पक्ष के पास, सरकार के पास जो है वो मेजोरिटी भी नहीं है, तो इनके पास बहुत अच्छा एक मौका था एक अच्छे जो है विपक्ष का रूप दिखाने का आम जनमानस को, लेकिन ये उसमें भी विफल रहे हैं। और जिस तरीके से जो है मैंने आपको बताया कि जिस तरीके का आचरण जो है वो विपक्षी दल का रहा है, विपक्षी नेताओं का रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि अब उनको यही एक आखिरी वो नजर आई है, उम्मीद की किरण की। शायद आपको नहीं लग रहा सुनीता जी, जिस प्रकार की रील्स इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, राहुल गांधी के मुंह से निकलता है प्रधानमंत्री, और वैसे ओम बिरला चिल्लाने लगता है नो नो, तो आपको नहीं लगता है कि ओम बिरला जी के इस अति उतावलेपन ने सत्तारूढ़ पक्ष की जो ढाल बनने की कोशिश ने आप लोगों को एक अप्रिय स्थिति में ला दिया है? ये एक ऐसा घटनाक्रम हो गया जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये घटनाक्रम देश के सम्मुख लोकसभा अध्यक्ष के निष्पक्ष आचरण के संदर्भ में कहीं ना कहीं सवाल गंभीर रूप से उठा देगा? जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ये बिल्कुल उनके ऊपर ये आरोप निराधार है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह का, बल्कि उन्होंने हर किसी नए सांसद को जिस तरीके से वो बोलने का मौका देते हैं, हर किसी के साथ उनका बर्ताव जो है सौहार्दपूर्ण रहता है। लेकिन ये एक आखिरी मुझे लगता है कि अब अपना हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष, ये किस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, क्योंकि हर मुद्दे पर, हर जहां कहीं पर भी उन्होंने ये कोशिश की है कि जो सत्ता पक्ष को और सरकार को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश उन्होंने हर जगह पर की है, लेकिन वो औंधे मुंह गिरा है उनका, चाहे किसी भी तरह का, चाहे नो कॉन्फिडेंस हो। और हर बार नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, आपने देखा होगा कि, और बल्कि एक बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप ये देखना कि ये अगली बार फिर लेकर आएंगे और फिर इसी तरीके से औंधे मुंह गिरेगा इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन। बल्कि पिछली बार के जो अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर आए थे, उस पर मुझे भी जो है बोलने का मौका मिला था। लेकिन ये विपक्ष के पास, जैसा मैंने आपको कहा कि धरातल पर जो है वो अपना विश्वास खो चुके हैं, तो इसलिए वो मुद्दा जो है वो तलाशने की कोशिश करते हैं। तो अब उनको लगता है कि अब इस मुद्दे के तहत वो अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा सकेंगे शायद। लेकिन एक डर है सुनीता जी, अतीत के कारण ही,
क्या पिछली बार जब सत्र चल रहा था ना, तो विपक्ष ने राज्यसभा के जो सभापति की भूमिका में थे तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। बाद में पता चला कि धनखड़ साहब ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। कोई ऐसा आशंका या अंदेशा तो नहीं है कि जैसे धनखड़ जी के खिलाफ लेकर तो आया था विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव, पर लोग बोलते हैं कि सत्ता पक्ष को उनके प्रति अविश्वास हो गया तो उनका इस्तीफा हो गया। ओम बिरला जी के साथ ऐसी नौबत तो नहीं आएगी? हिमांशु जी, देखिए वो सबको मालूम है कि इन परिस्थितियों में उन्होंने किस तरीके से जो है खुद अपने स्वास्थ्य का कारण बताकर जो है इस्तीफा दिया था। तो उसको इससे हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जहां तक ओम बिरला जी का जो है वो मामला है, मुझे ये लगता है कि ओम बिरला जी जो है वो जिस तरीके से हर एक सांसद का ख्याल रखते हैं, उस तरीके से जो है वो स्पीकर, इससे पहले भी बहुत अच्छे स्पीकर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सबको साथ लेकर चलने वाले ओम बिरला जी हैं, तो उनके खिलाफ ये इस तरह का प्रस्ताव जो है वो विपक्ष को शोभा नहीं देता है। और उन्होंने सिर्फ सुनीता दुग्गल जी का मानना है कि ओम बिरला बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, नए नए सांसदों को मौका देते हैं, नए नए सांसदों के संदर्भ में सभी सांसदों से समव्यवहार रखते हैं। उनके संदर्भ में ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। विपक्ष गलत कर रहा है। पर सुमित मेहरोत्रा जी को कुछ अच्छा नहीं लगा सुनीता जी का ऐसा बोलना, आपत्ति जता रहे थे सुमित जी। क्या कह दिया सुनीता जी सुमित जी जो आपको अखर गया? देखिए, अभी सुनीता जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि मंशु भाई कि उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया था जगदीश धनखड़ का। तो सुनीता जी, हो सकता है ओम बिरला जी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाए। वो कहते हैं उम्र तो है, स्वास्थ्य खराब होने में कितनी लगती है। एक फोन आता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आप इस्तीफा दे दीजिए। पता चले आपको वहां पे प्रस्ताव पारित हो गया, आप हटाए जा रहे हैं, वो बेइज्जती सहन नहीं कर पाएंगे, आप उससे पहले इस्तीफा दिए। कुछ भी हो सकता है। पर जिस तरीके से ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप मत आइएगा, संसद के अंदर आपके ऊपर हमला हो सकता है, तो मैं तो ये कहूंगा हिमांशु भाई, ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देने चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। कि उनकी सुरक्षा नहीं है इतने बड़े संसद के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जिनका डंका बज रहा है पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर, वो अपनी संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है, और वो भी महिलाओं से। और आप थोड़ा बात तो समझो, बात उनकी सुरक्षा की चिंता की नहीं थी, बात देश की अस्मिता और गौरव की थी। अगर भारत की संसद में प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय व्यवहार होता हुआ जाहिर होता तो देश की कितनी बेइज्जती होती, देश की कितनी वजीयत होती अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो इस कारण से इस चिंता के तहत, इस सरोकार के तहत ऐसा किया गया। ये दलील है सत्ता पक्ष की, ये दलील है ओम बिरला जी को। उन्होंने आभार जताया है प्रधानमंत्री का कि मेरे कहने पर उन्होंने मेरे आग्रह को मान लिया। आप इस उदारवादी रुख की भी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, हम वो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं भाई, आज भी कह रहे हैं कि अगर ओम बिरला जी को ये मालूम है कि वो सांसद आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, कौन से ऐसे सांसद हैं कांग्रेस के, कौन सी 3 महिला हैं वो हमला करने वाली हैं, आप उनके नाम उजागर करिए, FIR कराते, क्यों नहीं करा रहे? ये झूठा प्रोपोगंडा जिस तरीके से देश के आगे बढ़ते हैं, अपनी बुराइयों को छिपाते हैं, कई बुराइयों को छिपाने का काम करते हैं कि एकदम से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो जाएगा। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, संसद के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला, ये कई चीजें छुपा रहे हैं कि जो चल रहा है देश के अंदर, चाहे आपके निर्वाणा जी का चल रहा है, चाहे लोकसभा के अंदर बहस का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब छुट्टी पे जाने वाले तो देश के प्रधानमंत्री ज्यादा समय नहीं है। हो सकता है कि अब की इस्तीफा भी दे दें। देश के प्रधानमंत्री पर बड़ी बेइज्जती हुई है, हमारी नजर से बड़ी बेइज्जती हुई है कि ओम बिरला जी ने कहा आप चलिए। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आप मुझे बताइए, पिछली गवर्नमेंटें भी रही हैं, कभी ऐसा हादसा हुआ है क्या संसद में? कभी हुआ है क्या? सुमित मेहरोत्रा जी का स्वर कमोबेश वही है जो श्रवण जी का है। पर श्रवण जी, अब मैं आखिरी मुकाम पर हूं इस चर्चा के। कुल मिलाकर सदन में चर्चा तो होगी, ऐसा मान के चलते हैं हम। अभी प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया है परीक्षण के लिए। सूचनाएं मिल रही हैं कि 9 मार्च को इस पर चर्चा संभव है। चर्चा के मायने क्या रहेंगे, चर्चा का संदेश क्या रहेगा, इस पर आपका एक आंकड़ा। देखिए, चर्चा का संदेश क्या रहेगा ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हिमांशु जी। इसमें सारे मुद्दे साफ हैं, जो कहा गया है, जो आक्रमण किया गया है,
और आपने देखा कि आज सदन की कार्रवाई भी शुरू हो गई, जिस तरह से शशि थरूर जी ने बोला बजट पर जिस तरह के विचार व्यक्त किए। तो 9 तारीख तक मुझे लगता है हिमांशु जी बहुत सारा घटनाक्रम बदल जाएगा, और ये चर्चा आप कह रहे हैं कि होगी, मुझे ये लगता है कि मुझे शक लगता है कि क्योंकि इतनी चीजें चल रही है इस समय देश में, उसमें कई चीजों का मिश्रण होने वाला है, और अगर चर्चा होती है तो वो उस चर्चा में प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लोकसभा में आएंगे कि नहीं आएंगे। एक जो सबसे बड़ी घटना होने वाली है जिसको हमको देखना चाहिए कि लोकसभा की अब जो कार्रवाई होगी, हम उसमें प्रधानमंत्री को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और स्पीकर भी नहीं रहेंगे। मतलब अभी जो देख रहे हैं, कृष्ण प्रसाद जी बैठे हैं और संध्या राय बैठी हैं और सेकिया जी कभी कभी बैठते हैं। तो इसका मतलब है कि लोकसभा की कार्रवाई का पूरा कंपोजिशन बदल रहा है। मतलब ओम बिरला के नहीं होने से जिस तरह की कार्रवाई अब चल रही है, आप जरा उस पर गौर करिए, और प्रधानमंत्री के नहीं होने से सदन में किस तरह से सत्तारूढ़ दल के चेहरे लटके हुए हैं, उसको जरा आप देखिए। मुझे लगता है, देखिए श्रवण जी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो देश के सम्मुख ध्यान में रखने की है, वो ये है कि इस देश में लोकतांत्रिक परंपरा के अंतर्गत सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहभागिता की अपेक्षा की जाती थी, एक तटस्थता की, निष्पक्षता की उम्मीद की जाती थी। एक परंपरा रही कि सत्ता पक्ष के पास में अध्यक्ष का पद रहता था और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता था, ताकि एक तटस्थता का संदेश सीधे तौर पर जाए और सदन की कार्रवाई भी निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अरसे से रिक्त है। अगर आज ओम बिरला अध्यक्ष के तौर पर दायित्व नहीं निभा रहे अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर तात्कालिक रूप से, तो उपाध्यक्ष के तौर पर विपक्ष का नेता इस कार्रवाई का संचालन कर रहा होता दिखता। और कुल मिलाकर देश में एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर संदेश रहता। जो कुछ भी हो रहा है वो किसी दल के लिए कितना नुकसानदेह ये महत्वपूर्ण नहीं, इस देश में लोकतंत्र की दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सदन के सभापति की निष्पक्षता को लेकर खुले आम सवाल उठेंगे तो लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा कैसे रहेगा। हम दुनिया को यह संदेश देने की हसरत रखते हैं कि वह हमारा अनुसरण करे, पर अगर देश के भीतर ही लोकतंत्र को लेकर आशंकाएं गहराएंगी तो निश्चित रूप से गंभीर परिस्थिति, वह भी तब जब अरसे बाद हमें एक ऐसा नेता मिला जिसके प्रति देश ने स्पष्ट तौर पर जनादेश दिखाने में संकोच नहीं किया। राजीव गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ही वो शख्सियत रहे जिन्हें देश ने स्पष्ट तौर पर नेतृत्व सौंपा। राजीव गांधी को तो एक बार ही मिला था, नरेंद्र मोदी को तो दो बार देश ने यह मौका देने में कोई संकोच नहीं किया। इसके बाद भी अगर आज इस प्रकार के हालात हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। विपक्ष के लिए भी यह आत्ममंथन का विषय होना चाहिए कि आखिर देश की जनता निरंतर उसके प्रति इतना अविश्वास क्यों रख रही है। सत्ता पक्ष को बहुत बहुमत नहीं मिला, पर विपक्ष के प्रति अविश्वास जताने में जनता ने कोई गुरेज नहीं किया। राहुल गांधी इस भ्रम में ना रहे कि देश की जनता उनके साथ है। देश की जनता का अधिकांश पक्ष अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ है। तो ऐसी विसंगति के बीच में क्या ये राजनीतिक दल और ये राजनेता कोई ऐसा रास्ता चुनेंगे जिसके ऊपर दुनिया भारत पर गर्व कर सके और हम भारतीय भी गर्व कर सके। वाकई ये संक्रमण का दौर खत्म होना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने का। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा।